हेलो एस्पायरेंट्स, न्यूज़ टुडे के आज के इस अंक में आपका स्वागत है। आज के इस अंक में हम जो 20 सितंबर की जो भी हमारी महत्वपूर्ण खबरें रही हैं, उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि आज की कौन सी महत्वपूर्ण खबरें हैं जिनके बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो आज हमारी 5 महत्वपूर्ण न्यूज़ है जिनके बारे में थोड़ा-सा डिटेल से बात करेंगे। पहली है हाई सीज ट्रीटी एक हुई थी 2023 में, तो उसको अभी 60 देशों ने अनुसमर्थन कर दिया है, तो वो लागू होने वाली है उसके बारे में बात करेंगे। एक राज्य वित्त पर एक रिपोर्ट आई है कैग की, उसके बारे में बात करेंगे। एल्सा 3 जहाज जो है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था केरल के तट पे कुछ दिनों पहले, तो उसके कुछ पारिस्थितिकी वहां पे परिणाम हो रहे हैं नकारात्मक रूप से, तो उनके बारे में बात करेंगे कि वो परिणाम क्या है। चौथी न्यूज होगी हमारी भारत का पहला पीएम मित्र पार्क जो है हाल ही में मध्य प्रदेश में बनाया गया है, उसके बारे में बात करेंगे कि योजना क्या है पीएम मित्र पार्क। पांचवी हमारी न्यूज होगी पहला एआई जनरेटेड जीनोम जो बनाया गया है, तो इस न्यूज में भी हम चर्चा करेंगे कि एआई के जैव चिकित्सा क्षेत्र में क्या उपयोग हो सकते हैं और क्या नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं। साथ साथ में हम कुछ संक्षिप्त सुर्खियों की बात करेंगे, जैसे कि H1B वीजा, उसके बारे में बात करेंगे। इंडिया एआई मिशन के बारे में बात करेंगे। साथ साथ में फेंटेनॉल, संयुक्त राष्ट्र की जो 1267 समिति है उसके बारे में बात करेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार है उसके बारे में बात करेंगे। और एक स्थल है हमारा जो हाल ही में सुर्खियों में रहा है, बाल्टिक देश है एस्टोनिया, उसके बारे में बात करेंगे कि उसकी वास्तव में लोकेशन क्या है, उसके आस पड़ोस के कौन से देश है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली मुख्य खबर से। हमारी पहली मुख्य खबर है पीएम भारत का पहला पीएम मित्र पार्क क्या। तो देखिए ये क्या, भारत सरकार ने एक योजना शुरू करी थी पीएम मित्र पार्क। उस योजना के तहत देश का जो पहला पार्क बनाया गया है वो मध्य प्रदेश में हाल ही में इनोग्रेट किया गया है। और वो मध्य प्रदेश का जो धार जिला है वहां पे एक गांव है भैंसोला, वहां पे इसको शुरुआत की गई है। आप जिला याद रखिए या फिर स्टेट याद रखिए, गांव तो मतलब जनरली पीसीएस के उसमें आ सकता है, यूपीएससी में जनरली नहीं आएगा। तो इस योजना के बारे में इस न्यूज में हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ये योजना जो है वास्तव में क्यों शुरू की गई थी और इसके क्या क्या प्रभाव हैं। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो प्रीलिम्स के लिहाज से इस योजना के जो पॉइंट्स है, कौन से मिनिस्ट्री ने इसको शुरू किया है और वास्तव में जो 7 पार्क इसके तहत बनाए जाने वाले वो कौन कौन से स्टेट्स में और कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में बनाए जा रहे हैं, उनके बारे में देख सकते हैं। साथ साथ में अगर हम लोग बात करें कि भारत सरकार जो वस्त्र क्षेत्र के लिए उसको बढ़ावा देने के लिए क्या प्रयास कर रही है, तो भी ये योजना एक कोटेशन के लिए वहां पे काम आ सकती है। इकोनॉमी का जनरली हमारा ये टॉपिक होगा। तो आगे बढ़ते हैं इस योजना में और क्या है इस न्यूज में। तो देखिए सबसे पहले योजना की बात करते हैं कि योजना क्या है। तो योजना जो है वो 2021 में अगर टेक्सटाइल क्षेत्र से संबंधित है तो बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, वस्त्र मंत्रालय इसको शुरू करेगा, है ना। तो हम लोग टिक कर सकते हैं अगर कभी ऐसा आता है तो वस्त्र मंत्रालय ने इसको शुरू किया है। अब इसका उद्देश्य क्या है, भारत देखिए इसका बड़ा उद्देश्य तो ये है कि भारत में जो टेक्सटाइल क्षेत्र है उसको बढ़ावा देना, उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता जो है उसको बढ़ावा देना, साथ साथ में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश आकर्षित करना है, या टेक्सटाइल क्षेत्र की जो पूरी आपूर्ति श्रृंखला है उसमें अगर कोई भी व्यवधान है, कोई भी कमी है तो उसको पूरा करना है। तो यही है, और साथ साथ में अवसंरचनात्मक विकास करना है टेक्सटाइल क्षेत्र में। तो संपूर्ण मूल्य श्रृंखला के लिए बड़े पैमाने पर एकीकृत और आधुनिक औद्योगिक अवसंरचना सुविधाएं वो प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है। और ये प्रधानमंत्री का एक विजन है 5F विजन, उससे प्रेरित है। 5F क्या है अगर इसको थोड़ा सा याद रखा जाए, सबसे पहले क्या होगा, फार्म से कच्चा माल निकलेगा, कच्चा माल क्या होगा, फाइबर, जिसका उपयोग किया जाएगा वस्त्र बनाने में। तो फार्म टू फाइबर, कपास, फाइबर से अब क्या निकलेगा, फाइबर जाएगा फैक्ट्री में, फैक्ट्री में उसका क्या बनेगा, फैशन, यानी कि कपड़े बनेंगे, वस्त्र बनेंगे। और जो वस्त्र बनेंगे घरेलू उपयोग में तो लेंगे, साथ साथ में फॉरेन यानी कि फैशन टू फॉरेन, यानी कि उसका निर्यात भी हम लोग करेंगे ताकि हमारे देश में रोजगार क्रिएट हो सके, देश की अर्थव्यवस्था बढ़ सके। ठीक है, तो 5F विजन क्या हो गया, फार्म टू फाइबर, फाइबर टू फैक्ट्री, फैक्ट्री टू फैशन, फैशन टू फॉरेन। ठीक है, ये थोड़ा सा याद रखिए। अगर योजना की अवधि की बात करी जाए तो योजना जो है वो 5-6 साल के लिए लागू की गई है। 2020 21-22 से शुरू हुई है और 2027-28 तक ये लागू रहेगी। इसके तहत वो 7 पार्क डेवलप किए जाएंगे और इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है इस योजना का, वो एक स्पेशल पर्पस विकल्प बनाया है जिसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की भागीदारी है। देखिए अगर स्पेशल पर्पस विकल्प के बारे में थोड़ी सी बात कर ली जाए तो ये है कि भारत में पहले क्या होता था कि कोई भी जैसे योजना शुरू की गई, जैसे स्मार्ट सिटी प्लान ही शुरू किया, तो अगर वो
इम्प्लीमेंटेशन करना है तो बहुत सारी लाल फीताशाही हुआ करती थी, या बहुत सारी जो एजेंसियां स्टेट की या फिर सेंटर की, उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी हुआ करती थी उसके एक प्रभावी क्रियान्वयन में। तो उसको खत्म करने के लिए बोला कि एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बना देंगे, एक कानूनी इकाई होगी ये, जो केवल उस योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाए जाते हैं इसलिए ताकि वो योजना त्वरित गति से और बेहतर तरीके से उसका क्रियान्वयन सुनिश्चित हो सके। तो स्पेशल पर्पस व्हीकल द्वारा ये योजना संचालित की जा रही है या फिर इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है। और इस स्पेशल पर्पस व्हीकल में राज्य सरकार की भी हिस्सेदारी है और केंद्र सरकार की भी हिस्सेदारी है। आगे देखते हैं। अब वित्त पोषण की बात करी जाए तो वित्त पोषण क्या होगा? वित्त पोषण में दो चीज ध्यान रखिए। स्पेशल पर्पस व्हीकल जो होगा, डेवलप करेगा वहां पे जो भी पार्क डेवलप करेंगे पीएम मित्र पार्क के तहत, तो उसको एक तो 500 करोड़ रुपए दिया जाएगा कि आप जो पार्क है उसको डेवलप कीजिए, है ना, 500 करोड़ रुपए। अब उसके बाद ये है कि उस पार्क में अगर और भी कुछ चीजें ऐसी लानी है जिससे कि उसका तेजी से क्रियान्वयन हो सके योजना का, या फिर पार्क जल्दी जल्दी बन सके, वहां पे प्रोडक्शन शुरू हो चुके, वहां से निर्यात हो सके, तो ये बोला कि वहां की प्रतिस्पर्धात्मक बढ़ाने के लिए साथ साथ में उसके क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए 300 करोड़ रुपए और प्रति पार्क दिया जा सकता है और ले सकते हैं इसको। तो ये इसका एक वित्त पोषण का स्ट्रक्चर रखा गया है। अब इस 7 स्थान जो है ये प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़े इंपॉर्टेंट है। 7 स्थानों पर ये लगाया जाएगा। अभी अगर आपने कैंपेनिंग देखी होंगी तो बिहार में चलता है कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, परंतु वहां पे कोई ऐसा कोई पार्क नहीं लगाया गया, ऐसी एक डिबेट चल रही होती है। तो 7 जगह हैं, जैसे कि तमिलनाडु में वीरुधर नगर है, वहां पे लगाया गया। तेलंगाना में वारंगल है, वहां पे लगाया जा रहा है। गुजरात में नवसारी नामक एक जगह, वहां लगाया जाएगा। कर्नाटक में कलबुर्गी एक जिला है, वहां लगाया जाएगा। मध्य प्रदेश में धार जिला है, वहां पे शुरू हो चुका है ये, अभी इसका इनॉग्रेशन हुआ है। तो फर्स्ट तो यहाँ पे हो गया, है ना। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में लगाया जाएगा और महाराष्ट्र में अमरावती जो जगह है वहां पे इसको लगाया जाएगा। तो ये 7 थोड़े से याद रखने इंपॉर्टेंट है कि 7 जगहों पर पीएम मित्रा जो योजना है उसके तहत पार्क स्थापित किए जाएंगे। आगे देखते हैं और क्या है। अब पात्रता क्या होगी, मतलब जैसे कोई भी पार्क है उसकी पात्रता क्या होगी, कैसे उसको सेलेक्ट किया जाएगा। तो ये बोला गया कि पार्क की स्थापना के लिए राज्य सरकार जो है वो प्रस्ताव भेजेगी केंद्र सरकार के पास, और वो प्रस्ताव जो होगा उसमें ये बोला गया है कि न्यूनतम 1000 एकड़ का जो जमीन राज्य सरकार को अधिग्रहित करके रखना है, जिसमें कोई विवाद ना हो, ताकि हम तेजी से पार्क बनाने का काम, वहां पे जो भी अवसंरचना है उसको खड़ी कर सके और जल्दी से जल्दी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होके उत्पादन शुरू हो जाए और निर्यात कर सके हम। तो ये बोला है कि राज्य सरकार प्रस्ताव भेजेगी और 1000 एकड़ जो जमीन है, भूखंड है, उसको अधिग्रहित करके रखेगी और जो कि विवाद से मुक्त होनी चाहिए। और राज्य सरकार की ऐसी नीतियां भी होनी चाहिए कि वो राज्य सरकार खुद भी चाह रही हो कि यहाँ पे हमारे स्टेट में टेक्सटाइल सेक्टर को बढ़ावा मिले। तो ऐसी अनुकूल नीतियां भी होनी चाहिए राज्य सरकार की, साथ साथ में 1000 एकड़ का भूखंड होना चाहिए। अब ये जो परियोजना है ये ग्रीन फील्ड भी हो सकती है, ब्राउन फील्ड भी हो सकती है। देखिए ग्रीन फील्ड क्या होता है, जैसे कि एकदम खाली जमीन पड़ी है उस पे नया स्ट्रक्चर खड़ा जा रहा है, तो ग्रीन फील्ड हो गया। ब्राउन फील्ड का मतलब ये हो गया कि हो सकता है कि पहले से ही उस स्टेट में एक छोटा पार्क हो जो टेक्सटाइल सेक्टर के लिए हो। अगर राज्य सरकार उसको बड़ा कर रही है, जो भी मानदंड है उसके हिसाब से स्थापित कर रही है, उसका एक्सपेंशन कर रही है, तो वो ब्राउन फील्ड परियोजना हो जाएगी। मतलब अगर पहले से लगी हुई परियोजना में उसका एक्सपेंशन किया जा रहा है तो ब्राउन फील्ड है, नहीं अगर ग्रीन फील्ड है तो एकदम नया पार्क डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, आगे देखते हैं। और अब इसके परिणाम क्या होंगे इस योजना के, जैसे कि हम लोग बात करिए सब कुछ हम क्यों कर रहे हैं, हमारा टेक्सटाइल सेक्टर उसको बढ़ावा मिल सके इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो टेक्सटाइल सेक्टर में निवेश आएगा। अगर देखिए जो एक पार्क होता है उसमें क्या होता है कि जैसे कि ये पार्क है, तो यहां पर जो भी प्रोडक्शन के लिए टेक्सटाइल सेक्टर लगा हुआ होगा उसको सारी सुविधा यहीं मिल जाएगी, बिजली, पानी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, या फिर और भी जो चीजें होंगी, कच्चा माल आसपास अवेलेबल होगा, कच्चा माल के लिए एक आपूर्ति श्रृंखला डेवलप होगी, या फिर यहां से कोई उत्पादन हो गया तो उसके लिए एक आपूर्ति श्रृंखला डेवलप होगी। तो सारी की सारी सुविधा एक जगह मिलेगी। अब जब सारी की सारी सुविधाएं एक जगह मिलेगी तो कोई भी निवेशक यही चाहेगा कि मैं सारी सुविधा वहां पे ले लूं और प्रोडक्शन करना शुरू करता हूं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है उसमें एफडीआई, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आएगा। और बड़े पैमाने में देखिए जब निवेश आता है तो इसके 2 फायदे तो ये होते हैं, एक तो अवसंरचना का निर्माण होता है, साथ साथ में अगर निवेश आएगा तो रोजगार के साधन जो है वो भी डेवलप होंगे हमारे। ये सब कनेक्टेड है एक दूसरे से ना।
साथ साथ में हमारा जो प्रतिस्पर्धात्मकता है टेक्सटाइल सेक्टर की वो बढ़ेगी। वो कैसे बढ़ेगी कि मान लीजिए अलग अलग इंडस्ट्री ऐसे लगी हुई जगह जगह अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में लगी हुई हैं, तो उनको बिजली पानी पहुंचाने की लागत अलग 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 होगी। अगर वो कोई आपूर्ति श्रृंखला के लिए कच्चा माल लेके आ रहे तो उनकी लागत अपने आप में बढ़ेगी, या कोई एक्सपोर्ट करने वाले तो उनकी लागत अपने आप में बढ़ेगी। तो ये बोला जाता है कि अगर एक ही जगह होगा तो कहीं ना कहीं इंडस्ट्री की जो प्रोडक्शन लागत होगी वो कम होगी। अगर प्रोडक्शन लागत कम होगी तो ग्राहकों को सस्ता सामान मिल पाएगा, ग्राहकों को सस्ता सामान मिल पाएगा तो उसकी प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा बेच पाएगा वो। जैसे कि हमारे यहाँ से जो टेक्सटाइल सेक्टर है वो बहुत ज्यादा यूरोपियन मार्केट और अमेरिकन मार्केट में जाता है। अभी जैसे जो राष्ट्रपति ट्रंप ने, अमेरिका के प्रशासन ने भारत पे 50% टैरिफ इंपोज किया, 25% पहले किया था, उसके बाद 25% और किया। तो 25% में बात ये आ रही थी कि हमारा टेक्सटाइल सेक्टर जिसका बड़ा एक्सपोर्ट हम लोग अमेरिका करते हैं, उसको ये बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है ये टैरिफ। तो कहीं ना कहीं अगर हमारा माल सस्ता होगा तो हम बाकी जो देश हैं उनके कंपैरिजन में अपनी प्रतिस्पर्धात्मकता जो है उसको बढ़ा के रख पाएंगे। अगला क्या है, आर्थिक प्रभाव भी क्या होंगे। ये सब माना जा रहा है कि इस योजना से लगभग 70,000 करोड़ का निवेश आएगा और 20 लाख रोजगार के जो साधन है प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से डेवलप हो सकते हैं। तो इसके देश को, इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा हमने इस योजना के बारे में जाना और उसके परिणाम के बारे में जाना। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। अगली खबर हमारी एआई से संबंधित है और हाल ही में एआई से रिलेटेड बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहे हैं हर जगह। तो अभी इस यूज में क्या है, पहला एआई जनरेटेड जीनोम, मतलब एआई के माध्यम से ऐसा उपयोग करके एक फंक्शनिंग वायरल जीनोम बनाया गया है एआई टेक्निक का उपयोग करके। अगर इस न्यूज में हम लोग पढ़ेंगे, मेनली इसमें क्या है कि जो जैव चिकित्सा का क्षेत्र है उसमें सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे कि टारगेटेड मेडिसिन आएंगे, रोबोटिक्स आएंगे, ज्यादा अच्छी सुविधा होंगी। अब एआई की बात की जाने लगी। तो ये जो न्यूज है साइंस एंड टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो इंपॉर्टेंट है कि हम जैव चिकित्सा क्षेत्र है उसमें कैसे एआई का उपयोग करके जो रोगी है उसकी जो समस्या है उसका बेहतर निदान कर सकते हैं। साथ साथ में इसमें यह बात भी है कि जो एआई टेक्निक है वो जैव चिकित्सा में उपयोग हो रही है तो उसके नुकसान भी क्या हो सकते हैं भविष्य में। तो इसी न्यूज में हम लोग एनालिसिस करेंगे। थोड़ी एक दो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देख लेते हैं उससे पहले कि इसने किसने किया। तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी है और एक आर्क इंस्टीट्यूट है, उसने ये पूरा जीनोम सीक्वेंस तैयार किया है, एक वायरल जीनोम सीक्वेंस। अब ऐसा नहीं है कि ये पहली बार हुआ, पहले भी ऐसा हुआ कि एआई मॉडल का उपयोग करके डीएनए का अनुक्रम पता लगाया जा सका। साथ साथ में एकल प्रोटीन और एक से अधिक प्रोटीन इकाइयों वाले समूह जनरेटेड वो हो चुका। मतलब ऐसे नहीं कि जैव चिकित्सा क्षेत्र में पहली बार ऐसा एआई का उपयोग किया जा रहा है, परंतु ये है कि फंक्शनिंग वायरल का अगर जीनोम बनाया गया है तो वो पहली बार एआई के माध्यम से बनाया गया। इससे पहले डीएनए का अनुक्रम उससे पता लगाया जा चुका। साथ साथ में प्रोटीन की जो संरचना होती है उसके बारे में भी हम लोग एआई तकनीक का उपयोग करके पता लगा चुके हैं। तो देखते हैं इस न्यूज में और क्या है आगे। तो सबसे पहले तो इसी बारे में थोड़ी सी न्यूज की ये क्या है, तो उपलब्धि क्या है। तो देखिए ये वैज्ञानिकों ने एक जो जीनोम है उसका डिजाइन किया है कि उसमें एआई का उपयोग किया और वो एआई ने क्या बनाया, इससे बैक्टीरियोफेज का निर्माण हुआ जो कि एंटीबायोटिक होता है, प्रतिरोधी होता है, बैक्टीरिया को प्रभावी ढंग से नष्ट कर सकता है। ऐसी इसमें वायरल जीनोम का जो सीक्वेंस हुआ उसमें ये सी बात निकल के आई। अब तरीका क्या है, तो ये है कि शोधकर्ताओं ने ईवो एआई जीनोमिक्स मॉडल जो है उसका उपयोग किया है इसमें और बोला कि छोटे प्रकार के बैक्टीरियोफेज पुनः डिजाइन किया उन्होंने जो कि ई कोलाई जो होता है उसके संक्रमण को रोकता है। मतलब देखिए ये इसमें किया गया कि ये जो पूरी टेक्निक यूज करी गई एआई की उसमें ऐसा हुआ कि बैक्टीरियोफेज का निर्माण हुआ। अब ये बैक्टीरियोफेज जो क्या है, ये कोई भी एंटीबायोटिक प्रतिरोधी अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसको नष्ट कर सकता है। और वो तरीका क्या नष्ट करने का कि इसने एक छोटे बैक्टीरियोफेज का निर्माण किया, पुनः डिजाइन किया और उसका उपयोग किया कि ई कोलाई से जो संक्रमण होता है उसको कैसे रोका जा सकता है या संक्रमित करने से कैसे रोक सकते हैं। ये चीज एक न्यूज है, परंतु आगे जो आने वाला वो हमारे मेन काम का है कि जैव चिकित्सा विज्ञान जो है उसमें एआई के संभावित उपयोग क्या हो सकता है। अभी तक हम लोग इसमें पढ़ते थे हमेशा कि रोबोटिक्स कैसे काम आ सकता है, नैनो टेक्नोलॉजी जैव चिकित्सा में कैसे काम आता है, परंतु अब एआई आने लग गया। तो कभी ये पोटेंशियल क्वेश्चन हो सकता है यूपीएससी का। तो जैव चिकित्सा में अगर एआई के संभावित उपयोग की बात करें तो पहला तो ये है कि जैव टेक्नोलॉजी और चिकित्सा में इसका कैसे उपयोग हो सकता है। तो ये हो सकता है कि ऐसी दवाएं और टीके डेवलप करे जा सकते हैं या फिर उसमें तेजी लाई सकती है, क्योंकि पहले तो सीक्वेंसिंग आप कर रहे हैं
उसकी टेस्टिंग कर रहे हैं, डाटा आ रहा आपके पास, एनालिसिस कर रहे हैं सुपर कंप्यूटर के माध्यम से, तो हो सकता था कि वो कहीं ना कहीं डिले हो रहा था। परंतु जब एआई टेक्निक का उसमें उपयोग करेंगे तो दवाओं टीकों के विकास में और तेजी लाई जा सकेगी। जो एक टीके के विकास में सालों साल लग जाते थे, अब हो सकता है कि एआई टेक्निक का उपयोग करके उसको उस समय को कम किया जा सके और जल्दी बनाया जा सके। अगर दवाएं टीके बेहतर तरीके से मिल पाएगी तो प्रभावी इलाज हो पाएगा। जैसे कि कोविड-19 की जो वैक्सीन थी, उसको डेवलप करते करते ऑलमोस्ट 1 डेढ़ साल लग गया। वो भी बहुत जल्दी जब किया गया कि वैश्विक महामारी फैल चुकी है, अब करना ही पड़ेगा। परंतु हो सकता है कि उस टाइम पे अगर एआई का बड़े पैमाने पर उपयोग किया जा रहा होता तो हो सकता है उसको और कम टाइम में डेवलप कर सकते थे। अगला बात करें, जीवाणु नियंत्रण में कैसे काम ले सकते हैं। तो जो ऐसे आजकल एएमआर जो चल रहे हैं, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो हो रहा है, तो ऐसी दवा प्रतिरोधी जीवाणुओं को लक्षित करने या फिर नष्ट करने के लिए विशेष वायरस ऐसे तैयार किए जा सकते हैं। इसकी मदद से अगर एआई होगा तो आप जल्दी से तैयार हो जाएगा, है ना। तो ये होगा कि जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जो शो करते हैं, तो उनको बेहतर तरीके से नष्ट किया जा सकेगा ऐसे वायरस बनाकर। क्योंकि जब हम दवाएं उपयोग लेते हैं तो उसमें भी कहीं ना कहीं निष्क्रिय वायरस ही होता है, टीकों में भी यही होता है। अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसकी टेक्निकलिटीज में नहीं जाते, परंतु टीकों में भी यही होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ऐसा उपयोग करके हम लोग जो दवा प्रतिरोधी जीवाणु है उनको लक्षित कर सकते हैं। अगला क्या है, अनुसंधान में कैसे काम आ सकता है। तो देखिए, कोई भी औद्योगिक हो गया, कृषि हो गया या वैज्ञानिक क्षेत्रों में नए अवसर इससे खुलेंगे और रिसर्च एंड डेवलपमेंट और तेजी से हो सकता है ना। जैसे कि उदाहरण एक दिया हुआ है, गूगल ने एक डीप माइंड बनाया था, तो उसका एक प्रोग्राम है अल्फा फोल्ड। उसने 50 साल पुरानी एक मतलब एग्जाम्पल के थ्रू ये बताया गया, 50 साल पुरानी चुनौती थी कि प्रोटीन स्ट्रक्चर और शेप प्रिडिक्शन, उसको हल कर पाया किसके माध्यम से, एआई यूज करके। तो अब यह समझ सकते हैं कि 50 साल से पहले इसको हल नहीं किया जा सकता था, परंतु एआई का उपयोग करके उसको तुरंत हल कर लिया गया। तो ऐसे आने वाले टाइम में और जो जैव चिकित्सा क्षेत्र में अगर कोई अनुसंधान होने वाला है तो वो एआई की मदद से बेहतर तरीके से हो पाएगा, है ना। आगे देखते हैं सिंथेटिक बायोटेक्नोलॉजी। वो कैसे कि अगर जैव ईंधन बनाना है, जैव निम्नीकरण सामग्री को बनाने या फिर इंजीनियर्ड कोई सूक्ष्मजीव या जिसको आप जीएम क्रॉप्स बोलते हैं, अगर वो बनानी है तो उसमें भी एआई टेक्निक का उपयोग करके बेहतर तरीके से उसको बनाया जा सकता है और कम समय में बनाया जा सकेगा, ठीक है। अन्य अगर और कोई बात करें तो जीन के बीच में इंटरेक्शन कैसे होता है, जीन का एवोल्यूशन किस प्रकार से हुआ है या फिर जीन को रेगुलेट किस प्रकार से करना है, इन सब में भी एआई टेक्निक का उपयोग किया जा सकता है। तो एआई एक उभरती हुई टेक्निक है। अभी हम ये संभावना तलाश रहे हैं कि जैव चिकित्सा या जैव चिकित्सा विज्ञान में कहां कहां उसके संभावित उपयोग हो सकते हैं। अभी हम ये देखते हैं कि जो जैव चिकित्सा विज्ञान है उसमें एआई का जो उपयोग है उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। देखिए, कोई भी टेक्नोलॉजी जो होती है वो हमेशा दो धारी तलवार की तरह होती है। जैसे कि हम जैव चिकित्सा में पहले नैनो टेक्निक का उपयोग करना शुरू किए थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं ऐसा था कि ठीक है, मानव जीवन को सुलभ तो बना रहा है, पर कहीं ना कहीं उसके आने वाले उससे मुद्दे भी हो सकते हैं और चुनौतियां भी खड़ी हो सकती है। तो ऐसा ही जैव चिकित्सा में एआई का उपयोग अभी किए जाने लगा तो कुछ ना कुछ मुद्दे भी उभर सकते हैं आने वाले भविष्य। वो क्या है, दोहरे उपयोग संबंधी जोखिम। ये क्या है, तो एक जोखिम ये है कि इस टेक्निक का दोहरा उपयोग किया जा सकता है और ऐसे खतरनाक रोगाणु बनाए जा सकते हैं और उनको जैविक हथियार के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है और एक बड़ी आबादी को संक्रमित करने के लिए, नष्ट करने के लिए उपयोग में इसका किया जा सकता है। अगला है जैव सुरक्षा। ये क्या है, तो देखिए ये इससे मिलता जुलता ही है कि जैसे कि अगर कोई ऐसा वायरस या जीवाणु डेवलप हो गया जो कि गैर इरादतन तरीके से फैल सकता है, जो पारिस्थितिकी तंत्र को भी नुकसान पहुंचा सकता है, साथ साथ में मानव जनसंख्या को भी नुकसान पहुंचा सकता है। तो कहीं ना कहीं ये बात है कि जैसे कि एक वो डिबेट हमेशा चलती है कि कोविड-19 का जो प्रसार हुआ था वो चीन की किसी प्रयोगशाला से हुआ था, तो उसी प्रकार का कुछ हो सकता है आगे जाके, है ना। अगला है बायोएथिक्स और विनियमन। ये क्या है, देखिए अब वैश्विक स्तर पर अभी जैव चिकित्सा में एआई का उपयोग किस प्रकार से किया जाना है और किस जिम्मेदारी के साथ किया जाना है, इसको लेके कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो अगर कोई ऐसा डेवलप कर लेता है, दो जैव सुरक्षा को खतरा हो जाता है या फिर उसका दोहरा उपयोग करके कोई ऐसे रोगाणु जीवाणु डेवलप कर लेता है, तो जवाबदेही कैसे तय की जाएगी, इसको लेके अभी कोई दिशा निर्देश नहीं है। तो ये भी भविष्य में नुकसान हो सकता है। अगला ये कि एआई पर निर्भरता। अभी सबकी निर्भरता एआई पे बन रही है। पहले जो स्पेलिंग हमें आया करती थी, अब जनरली वो ऑटो करेक्ट
या फिर एआई चैट जीपीटी यूज करके हम लोग जनरली कर लेते हैं। स्टेटमेंट फॉर्मेशन भी धीरे धीरे भूलने लग गए है ना। तो कहीं ना कहीं ये होगा कि एआई पर अगर अत्यधिक निर्भरता बनेगी तो मानवीय पर्यवेक्षण जो है वो कम हो सकता है और इससे त्रुटियां भी हो सकती है। ऐसा हम हर चीज के ऊपर एआई के ऊपर डिपेंड हो गया। आपको कोई कंटेंट तैयार करना है मॉडर्न इंडिया के ऊपर, आपने एआई को दे दिया, हो गया। परंतु हो सकता है उसमें कुछ गलतियां भी, क्योंकि खुद एआई बोलता है कि एआई कैन मेक मिस्टेक, उसको रेक्टिफाई कर रहे हैं हम। तो कहीं ना कहीं ये हो सकता है कि त्रुटियों की संभावना बढ़ सकती है और ऐसी त्रुटि जो कि मानव जीवन के लिए बहुत आवश्यक है, जैव चिकित्सा, उसको जान का खतरा भी हो सकता है। अगर उस जगह कोई त्रुटि रह गई तो हो सकता है कि बड़ा नुकसान हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये एआई पर अत्यधिक निर्भरता से मानवीय पर्यवेक्षण कम हो सकता है। तो हमने ये देखिए एआई से संबंधित मुद्दे। तो ये हमारी न्यूज खत्म होती है। अब हम तीसरी न्यूज की साइड बढ़ते हैं। तीसरी न्यूज क्या है? तीसरी महत्वपूर्ण न्यूज है हमारी राज्य वित्त पर 2022-23 रिपोर्ट एक आई है। देखिए ये रिपोर्ट का बेस ऐसा है, इसमें रिपोर्ट में हम लोग क्या देखने वाले हैं कि कैग ने एक एनालिसिस किया है कि राज्यों का जो फाइनेंस की स्थिति है वो क्या है, कितना राजकोषीय घाटा है, कितने उनके पास ऋण है। तो वो कुछ फैक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं। ये फैक्ट हमारे प्रीलिम्स के काम के, कभी ऐसा सीक्वेंस आ सकता है कि सबसे ज्यादा राजकोषीय घाटा किस राज्य का है, तो इस रिपोर्ट के माध्यम से वो चीजें बताई गई हैं। कभी ये हो सकता है कि हमें फाइनेंस के ऊपर कोई क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में, तो इस रिपोर्ट को कोट करते हुए हम लोग डाटा लिख सकते हैं कि राज्यों के ऊपर इतना फाइनेंशियल बर्डन है, ठीक है। या फिर कोई जैसे आपको बोले कि लोक लुभावन नीतियां शुरू करनी चाहिए किसी राज्य को, तो आप उसमें कोड कर सकते हैं कि केक की जो रिपोर्ट हाल ही में जारी हुई उसमें कहीं ना कहीं ऐसी बात करी गई कि राज्य वित्त की स्थिति पहले ही खराब है, तो लोक लुभावन नीतियां कैसे शुरू करी जाए। एक आप अपने आंसर को सब्सटेंशिएट कर सकते हैं इससे। तो इसमें जो है वो 10 वर्ष की जो अवधि है 2013-14 से लेकर 2022-23 तक उसका डाटा है, उसका राजकोषीय स्थिति है, जो भी डाटा था उसका विश्लेषण किया गया बेहतर तरीके से। तो देखते हैं इसमें और क्या चीजें हैं। तो रिपोर्ट के मुख्य बिंदु फैक्चुअल चीजें हैं मैक्सिमम, इसमें क्या है तो ये बोला गया कि जो 2022-23 में जो स्थिति है राज्यों के सकल घरेलू मतलब ऋण की जो स्थिति है सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में, तो वो कितनी है, लगभग 22.17% है। मतलब सभी राज्यों की मिलाकर है ये। तो जबकि हमारा एफआरबीएम अधिनियम जो 2003 का है या फिर एक एनके सिंह समिति बनी थी 2016 में, वो ये बोलती है कि राज्यों का, सारे राज्यों का कंबाइंड ऋण जो है वो जीडीपी के 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये कहीं ना कहीं उसको ब्रीच कर रहा है, ठीक है। मतलब राज्य वित्त की स्थिति खराब है। अगला इसमें बोला है कि ऋण जीडीपी अनुपात क्या है। तो सबसे अधिक अगर बात की जाए तो पंजाब, देखिए एक फैक्ट मुझे भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा ये कि पंजाब में सबसे ज्यादा ऋण है जीडीपी के अनुपात में। हो सकता है कि आंकड़ों के लिहाज से या फिर जैसे अगर एब्सोल्यूट नंबर में निकाला जाए तो किसी और स्टेट का ज्यादा हो, परंतु पंजाब की जो जीडीपी है उसके कंपैरिजन में पंजाब का ऋण लगभग 40% के आसपास बैठता है। उसके बाद बोला गया कि नागालैंड का है और उसके बाद बोला गया कि पश्चिम बंगाल का है। तो एक थोड़ा सा ये आंकड़ा ध्यान रखने वाला है। अगला देखते हैं और क्या है। अब राजकोषीय घाटा की बात करते हैं। ये ऋण का हमने देखा, राजकोषीय घाटा क्या है। तो बोला कि सभी 28 राज्य जो भी इस एनालिसिस में शामिल किए गए थे उसमें यह बोला गया कि जो गुजरात है वहां पर जो उसकी स्टेट जीडीपी है उसका लगभग राजकोषीय घाटा 0.76% था और हिमाचल में यही जो है वो 6.46% है। मतलब सब राज्यों का इक्विवेलेंट नहीं है। सबसे कम है देखा जाए तो गुजरात का है, सबसे ज्यादा जो है वो हिमाचल प्रदेश का है राजकोषीय घाटा अपनी स्टेट जीडीपी के कंपैरिजन में, है ना। जबकि हमारा एफआरबीएम अधिनियम 2003 का या फिर एनके सिंह कमेटी जो रिपोर्ट देखी गई थी वो ये बोलते हैं कि हमें जो राजकोषीय घाटा है, फिस्कल डेफिसिट है, उसको धीरे धीरे कम करना है। और ये बोला गया था कि 2022-23 तक उसको स्टेट जीडीपी के लगभग 3.5% के आसपास लेके आना है। तो कुछ स्टेट्स अचीव कर रहे हैं, कुछ स्टेट्स अचीव नहीं कर रहे हैं। तो यहां पर एक डाटा, ये एक स्टेटमेंट अगर बात की जाए तो ये है कि अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि सभी राज्यों का जो राजकोषीय घाटा है वो एफआरबीएम अधिनियम के तहत निर्धारित जो लक्ष्य है उससे ज्यादा है, तो ऐसा नहीं है, गुजरात का कम है और कुछ स्टेट्स का और भी कम होगा। ये एब्सोल्यूट स्टेटमेंट होगा, है ना। अगला देखते हैं। अब राजस्व सृजन की जो क्षमता है वो भी राज्यों में व्यापक रूप से अंतर है। किसी राज्य की राजस्व सृजन क्षमता ज्यादा है, किसी की कम है। तो देखते हैं, मतलब राजस्व सृजन मतलब स्टेट जो है वो खुद के बल पर कितना राजस्व कलेक्शन कर पा रहा है। तो वो ये बोला गया है कि हरियाणा में लगभग 70% है और अरुणाचल प्रदेश में देखा जाए तो मात्र 9% है। मतलब राजस्व सृजन क्षमता जो है वो हरियाणा की सबसे ज्यादा है और अरुणाचल प्रदेश की देखा जाए तो सबसे कम है।
तो ये कुछ फैक्ट है जिनको थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। अब ये देखते हैं कि हमारे जो राज्य हैं वो क्यों एफआरबीएम अधिनियम के तहत जो राजकोषीय घाटा है उसके लक्ष्य निर्धारित करे गए हैं या फिर ऋण जीडीपी अनुपात जो बताया गया उसको नहीं पा रहे हैं। तो ये बोला जा रहा है कि सब्सिडी जो है वो राज्यों के ऊपर बहुत ज्यादा बढ़ रही है। सब्सिडी किस किस प्रकार की है? बहुत सारे राज्य जो है वो कृषि ऋण को माफी दे देते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। निःशुल्क सब्सिडी दे रहे हैं बहुत सारी चीजों को लेके, जैसे कि घर का बिल हो गया या बिजली का बिल हो गया, घर में जो बिजली होगा उसका बिल हो गया, या फिर जो कृषि होगी उसके बिजली का बिल हो गया, उसको लेके सब्सिडी दे रहे हैं। तो इसकी वजह से वहां पे फिस्कल डेफिसिट बढ़ रहा है। किसान हो गया, युवा हो गया, महिलाएं हो गया, उनको नगद हस्तांतरण दिया जा रहा है। जैसे कि अब बिहार में चुनाव आने वाले, तो हाल ही में वहां के मुख्यमंत्री ने घोषणा करी कि जो बेरोजगार युवा है उनको 1,000 रुपया पर मंथ दिया जाएगा 2 साल तक मैक्सिमम। अलग अलग स्टेट्स में सब ऐसी योजनाएं चल रही है। कर्नाटक में जो है महिलाओं को मुफ्त में पैसा दिया जा रहा है। मध्य प्रदेश में एक लाडली बहन योजना है उसके तहत दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी वजह से जो, ठीक है ये सामाजिक न्याय के लिए तो अच्छा है, पर जो राजकोष की स्थिति है राज्य की उसके लिए थोड़ा सा ये खराब होता है, क्योंकि ये जो सब्सिडी के लिए जो भी पैसा जा रहा है इससे कोई प्रोडक्ट चीजें नहीं डेवलप हो रही है ना, ऐसा कोई अवसरात्मक विकास भी नहीं हो रहा है कि ये पैसा वापस आ पाए। तो कहीं ना कहीं सब्सिडी का बढ़ता बोझ की वजह से ऐसा हो रहा है कि सार्वजनिक ऋण ज्यादा है। अगला देखते हैं, उच्च प्रतिबद्ध व्यय। मतलब ये क्या है? ऐसा व्यय जो राज्य सरकार को करनी है। जैसे कि राज्य सरकार को अगर उसने कोई पुराना पैसा उधार लिया हुआ है तो उस पर इंटरेस्ट तो देना ही है, इंटरेस्ट नहीं देंगे तो डिफॉल्ट कर जाएंगे, तो इंटरेस्ट देना है। जो राज्य सरकार के कर्मचारी है या फिर कोई राज्य सरकार काम करवा रही है तो मजदूरी है, उस पर व्यय राज्य सरकार को देना ही है। तो उसकी वजह से ये देखा गया है कि उच्च प्रतिबद्ध व्यय है ऐसा व्यय जिसको हमेशा जनरली बोलते हैं, इसको राजस्व व्यय बोला जाता है। कि राजस्व व्यय जो होता है वो जनरली कोई ऐसी परिसंपत्ति निर्माण में नहीं होता। जैसे कि ये ब्याज भुगतान दे रहे, कोई परिसंपत्ति निर्माण नहीं है, वेतन दे रहे, कोई परिसंपत्ति निर्माण नहीं है। तो ये बोला गया है कि 2013 से 14 और 2022 से 23 की अवधि के दौरान अगर देखा जाए तो राजस्व व्यय जो है वो 42% से अधिक है और स्टेट जीडीपी उसके 6% से अधिक रहा है। ऐसी बात इसमें की जा रही है। कुछ खाली बीच का जो पीरियड है उसमें छोड़ दी जाए तो ये है कि उच्च प्रतिबद्ध व्यय जो है राज्यों को जो करना ही है तो वो बहुत ज्यादा रहा है यहाँ पे। ठीक है, मतलब जितना उनका बजट बन रहा है राजस्व व्यय का लगभग 42% जा रहा है उसमें प्रतिबद्ध व्यय में। उनकी जीडीपी के हिसाब से देखा जाए तो 6% के आसपास जा रहा है। उसके बाद क्या है, अब राज्यों के पास राजकोषीय घाटा है या अगर उनको ऋण नहीं लेने हैं, उनको अपनी प्रतिबद्धता जो है राज्य की, जो लोगों की जनता की भलाई की, वो तो करनी है, परंतु उनके पास राजस्व संग्रहण जो है वो भी अपने आप में कम है। राजस्व संग्रहण कैसे होगा? उद्योग धंधे होंगे वहां पे या फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा होगा भारी मात्रा में तो होगा। तो बहुत सारे राज्य तो ऐसा है कि उनकी जीएसटी पे ही निर्भरता ज्यादा है, वो खुद आंतरिक राजस्व के स्रोत ऐसे खड़े नहीं करते कि उनके पास जो है वो कर कलेक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाए। ठीक है, तो इस वजह से हमारे जो स्टेट्स हैं उनमें राजकोषीय या सार्वजनिक जो ऋण है वो ज्यादा है भारत में, ऐसा केक की रिपोर्ट हमें बताती है। ठीक है, अब बात करते हैं हमारी चौथी महत्वपूर्ण खबर की। चौथी महत्वपूर्ण खबर है हाई सीज ट्रीटी। तो देखिए ये समुद्र ट्रीटी एक तरह से इसको बोल सकते हैं। ये ट्रीटी जो है 2023 में इसको मतलब फाइनलाइज किया गया था और इस ट्रीटी में ऐसा बोला था कि अगर इसको 60 देश जो दुनिया के हैं अगर वो रेक्टिफाई कर देते तो उसके 120 दिन बाद ये ट्रीटी लागू हो जाएगी। तो न्यूज में ये आई कि अब ये जो 60वां देश था उसने इसको अनुसमर्थन कर दिया है, तो अब इसके लागू होने का मार्ग प्रशस्त हो गया। ऐसा बहुत सी बार होता है कि अगर देश रेक्टिफाई नहीं करते मैक्सिमम, क्योंकि इंटरनेशनल स्तर पर अगर किसी चीज को संभालना है, साझा संसाधन है, उसकी हितों की रक्षा करनी है या फिर उस संसाधन को देखना है, न्यायपूर्ण तरीके से उसका बंटवारा करना है, तो जरूरी है कि जो विश्व के जो देश है उनका समर्थन प्राप्त रहे। तो ऐसे ही है कि 60 देशों ने अनुसमर्थन कर दिया तो अब ये ट्रीटी लागू होने वाली। इस ट्रीटी का अगर पूरे नाम की बात करें तो ये राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता अंतर सरकारी सम्मेलन द्वारा अपनाया गया था इसको 2023 में। इस ट्रीटी के बारे में बात करते हैं वास्तव में क्या है। देखिए अगर सिंपल सी मैं वर्ड्स में इसको आपको बताऊं कि जो स्टेट्स बाउंड्री होती है समुद्र की, उसके बाद बहुत सारे ऐसे संसाधन है समुद्र में जो किसी राष्ट्र के अधिकार के अंतर्गत नहीं आते, तो वो जो संसाधन है उनका कैसे संदान्य और न्यायपूर्ण तरीके से प्रबंधन किया जा सकता है, इसके बारे में ये ट्रीटी बताती है। सिंपल सी बात इतनी सी है और प्रीलिम्स के लिहाज से एक थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है ना। तो अगर इसका औपचारिक नाम है
तो राष्ट्रीय क्षेत्राधिकार से परे क्षेत्रों की समुद्री जैव विविधता के संरक्षण और सतत उपयोग पर एक समझौता है। इसका फुल नेम ट्रीटी की बात करें तो, है ना। अब ये ट्रीटी के बारे में ये चीज एक प्रीलिम्स के लिहाज से ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये जो ट्रीटी है लीगली बाइंडिंग है। मतलब अगर कोई देश इसका अनुसमर्थन करता है तो इस ट्रीटी के अंतर्गत जो भी बातें की गई हो फिर उसको मानना पड़ेगा। अगर वो नहीं मानता है तो हो सकता है उस पर जुर्माना, पेनल्टी, जो भी चीजें हो सकती है, ट्रीटी के अंदर जो भी प्रावधान होगा वो लगाया जा सकता है ना। अब इसमें ये कि इस ट्रीटी को कौन मैनेज कर रहा है, तो अनक्लोज जो है संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय के तहत एक समझौता हुआ था, उसके तहत इसको अपनाया गया है। मतलब इसको किस संस्थान के अंतर्गत इस ट्रीटी को किया गया है, तो संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय था, अनक्लोज जिसको जनरली बोला जाता है, उसके तहत इसको अपनाया गया है। और एक फैक्ट ये भी दिया कि अनक्लोज के अंतर्गत ये तीसरा कार्यान्वयन समझौता है। दो पहले इससे पहले हो चुके हैं, नाम अगर बात कर ली जाए। दो अन्य क्या है, 1994 में अनक्लोज के कार्यान्वयन से संबंधित एक समझौता हुआ था, ठीक है। दूसरा हुआ था 1995 में संयुक्त राष्ट्र मत्स्य भंडार जो है राष्ट्रीय सीमाओं से परे उसका मैनेजमेंट किस तरह से किया जाना है वो भी हुआ था। तो अभी तक लीगली बाइंडिंग है, लागू होने वाली है। प्रबंधन कौन करता है, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय इसका प्रबंधन करता है। आगे बढ़ते हैं। हाई सीज क्या होता है ये बताया गया है। वह समुद्री क्षेत्र, जैसे मैंने आपको बताया कि किसी देश के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है और वो वैश्विक साझा क्षेत्र है ना। अगर मानव की कल्याण की बात करी जाए या फिर वहां पे संसाधनों के प्रबंधन की बात की जाए तो एक वैश्विक साझा क्षेत्र होता है वो ना, जिसमें सभी जो देश है वो अंतर्राष्ट्रीय उद्योग जैसे अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य हो गए कुछ। जैसे कि बात करें, अब समुद्र है ऐसा जो किसी की अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो वहां पे लोग नौवहन तो करते हैं, परंतु वो नौवहन संधारणीय हो और बेहतर हो इसके लिए प्रबंधन करेंगे। वहां पे हवाई जहाज जो उड़ान भरते हैं वो भी उस क्षेत्र में भरते हैं, या समुद्र के नीचे इंटरनेट केबल कुछ बिछानी हो या पाइपलाइन बिछाने का काम हो तो भी उसका मैनेजमेंट किस प्रकार से किया जाए, या जिस देश की वो पाइपलाइन है या फिर कोई केबल है तो उस देश के संबंधित जिम्मेदारी होगी कि वहां पे जो संसाधन लगाए जा रहे हैं या जो भी चीजें लगाई जा रही है वो संधारणीय तरीके से उपयोग की जा सके। तो भारत और हाई सीज ट्रीटी, अगर भारत की बात करें तो ये प्रीलिम्स के लिए वापस से एक इंपॉर्टेंट चीज है। भारत ने भी 2024 में इसका अनुसमर्थन कर दिया था और भारत का जो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है वो इसका नोडल मंत्रालय है। तो प्रीलिम्स के लिहाज से एक चीज ये भी ध्यान रखनी है कि भारत ने इसका कर दिया था, एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है जो लागू होने वाली। ये 3-4 स्टेटमेंट प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़े ध्यान रखने है ना। आगे देखते हैं और क्या है। अब ये समाधान कैसे करती है जो मुद्दे उनका, देखिए समाधान सिंपल सा है कि जो समुद्री आनुवंशिक संसाधन है उन सबका न्यायपूर्ण बंटवारा हो सभी देशों के बीच में। ऐसी बात है, ऐसा नहीं हो कि जो वैश्विक संसाधन है उस पर कुछ मजबूत जो देश है वही केवल कब्जा करके बैठ जाए। तो न्यायपूर्ण तरीके से समुद्री आनुवंशिक संसाधन जो है उनका बंटवारा किया जाना चाहिए। क्षेत्र आधारित प्रबंधन की बात करती है, जैसे कि समुद्री क्षेत्रों में बहुत सारे संरक्षित क्षेत्रों की स्थापना कर दी जाती है कि यहां से तो कुछ नहीं गुजरेगा, क्योंकि हो सकता है कि वो क्षेत्र जो है वो जैव विविधता के लिहाज से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, ठीक है। अगला है, अगर कोई भी परियोजना योजना वहां पे शुरू की जा रही है तो पर्यावरण प्रभाव आकलन उसका किया जाना चाहिए कि उस योजना परियोजना का क्या प्रभाव पड़ सकता है पर्यावरण पर, है ना। भारत में भी पर्यावरण प्रभाव आकलन के लिए एक एक्ट है, या किस एक्ट के तहत ये किया जाता है वो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि किस एक्ट के तहत भारत में पर्यावरण प्रभाव आकलन किया जाता है। अगला बात करें क्षमता निर्माण या समुद्री प्रौद्योगिकी हस्तांतरण। मतलब ये कि अगर कोई गरीब देश है और उसके आसपास जैसा कैसा कोई समुद्री संसाधन है जो कि साझा वैश्विक हित के हैं, तो उस देश की क्षमता का निर्माण किया जाए या उसको उससे टेक्नोलॉजी की ट्रांसफर किया जाए ताकि जो वहां पे संसाधन है उसको वो बेहतर तरीके से मैनेज कर सके और संरक्षित रख सके। तो ये 4 प्रकार से ट्रीटी बात करती है। प्रीलिम्स के लिहाज से थोड़ी काम की है, देख लीजिएगा आप ना। अब एक आज की जो 5वीं महत्वपूर्ण न्यूज है हमारी वो है कि देखिए ये न्यूज ऐसी है, सिंपल से वर्ड में अगर पहले बात करें, एक एल्सा 3 नाम का एक जहाज था जो कि केरल के समुद्र तट के आसपास अरब सागर में डूब गया था कुछ महीनों पहले। तो अब जो जैसे कि जहाज होगा तो उसमें बहुत सारा पेट्रोल होगा, तेल होगा, अलग अलग प्रकार की चीजें होंगी और जिससे वो जहाज बना होगा वो भी मटेरियल होते हैं अपने आप में। तो अब एक आकलन हुआ, एक स्टडी हुई है, तो उसमें ये निकल कर आया है कि उसकी वजह से जो पारिस्थितिकी तंत्र है समुद्र का, उसके आसपास के क्षेत्र का, उसको नुकसान पहुंच रहा है या उसमें तनाव आ रहा है, या फिर वहां के जो मछली या फिर लार्वा है उनको नुकसान पहुंच रहा है।
और पर्यावरण परिस्थिति को एक तरह से खराब हो रही है ना। तो यही इस न्यूज में बताया गया है कि कैसे वो खराब हो रही है और क्या उसके सुझाव हो सकते हैं। तो देखते हैं। सेंटर फॉर मरीन लिविंग रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी ने एक अध्ययन किया है कि एल्सा 3 जो जहाज था उससे पारिस्थितिकी तंत्र को भारी नुकसान हो रहा है। कुछ महीने पहले डूब गया था और इसमें क्या था कि टन भर फर्नेस ऑयल और लो सल्फर डीजल इसमें जहाज में था। साथ साथ में ऐसा है कि एक बात और निकल के आई कि समुद्री धाराएं भी चल रही हैं और साथ साथ में पवन भी चल रही है, परंतु फिर भी इसकी वजह से जो वहां पे ऑयल स्पिल हुआ है वो फेल नहीं रहा है। अगर फेल नहीं रहा है तो उसी जगह पे तो मतलब उस क्षेत्र के आसपास की पारिस्थितिकी तंत्र खराब हो रहा है ना। आगे देखते हैं इसमें क्या है, ये तो पढ़ ही लिया हमने। तो क्या है अध्ययन जो हुआ इसमें रिपोर्ट में मुख्य बिंदु क्या निकल के आए वो देखते हैं। रासायनिक प्रदूषक, संदूषण और प्रदूषकों का बना रहना। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे विभिन्न प्रकार के मटेरियल से जहाज बनाया था, तो ये है कि दुर्घटना के चलते वहां पे क्या हुआ, भारी धातुएं जैसे थी निकल, सीसा, कॉपर, वेनेडियम, ये तो इत्यादि वहां पे निकली ही उस समुद्र में। परंतु ये हुआ कि इनके लंबे समय पर वहां पर रहने की वजह से क्या हुआ कि कुछ सेकेंडरी पोल्यूटेंट होते हैं वो भी डेवलप होने शुरू हुए, जैसे कि तट पर पॉली एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, नेफ्थलीन, फ्लोरीन, एंथ्रेसीन आदि और अन्य पेट्रोलियम उत्पन्न प्रदूषक भी पाए गए। मतलब कहीं ना कहीं जो प्राइमरी प्रदूषक थे निकल, सीसा, कैडमियम इत्यादि, उनकी वजह से वहां पर जो अन्य चीजें थी पेट्रोलियम उत्पन्न या फिर ये जो चीजें थी सारी की सारी जो प्राइमरी प्रदूषक थे, इनसे और भी चीजें डेवलप होने लगी और इसकी वजह से वहां पर जो समुद्र की पारिस्थितिकी तंत्र है उसको नुकसान हो रहा है। ऐसे ये सारी चीजें वहां पे पाई गई है, इस अध्ययन में ऐसा निकल के आता है। अगला देखते हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो खाद्य श्रृंखला है या फिर जो वहां पे मत्स्यन है या जो भी पारिस्थितिकी तंत्र है वो खराब हो रहा है। समुद्री खाद्य श्रृंखला और जैविक प्रभाव क्या हो रहा है इसका, जैव संचय, मतलब जल्दी की जैव संचयन को अगर सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो अगर ऐसे कोई भी ऐसी भारी धातु है या कीटनाशक है, अगर वो लंबे समय तक किसी जीव में संचित रहता है तो फिर वो खाद्य श्रृंखला में प्रवेश कर जाता है और आने वाले पारिस्थितिकी तंत्र और मानव को भी नुकसान हो जाता है। जैसे कि एक मीना माता नामक बीमारी है जो कि मरकरी की वजह से होती है। मरकरी मछलियों के पेट में चला जाता है, मछलियां फिर जब इंसान खाता है तो उसको नुकसान होता है। तो ये सेम चीज ये बोल रहा है कि समुद्री खाद्य श्रृंखला जो है उनका आधार माना जाता है जू प्लैंकटन। तो उन जू प्लैंकटन्स जो थे उस जहाज के आसपास वाले में जिस जगह वो डूबा था, तो वहां पर ऐसा था कि पेट्रोलियम से जो उत्पन्न प्रदूषक है उनका उच्च स्तर पाया गया। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जैव संचयन हो रहा है और पूरी खाद्य श्रृंखला जो है वो दूषित हो रही है। ऐसी बात इसमें निकल कर आई है। मछली के अंडे और जो लार्वा है वो मृत पाए गए वहां उस जहाज के आसपास में। तो अब इससे ये हो रहा है कि अरब सागर के जो आसपास के जो देश और आसपास के देश नहीं, हमारे जो केरल के समुद्र तट है या फिर कर्नाटक हो गया, तमिलनाडु होगा, वहां पर जो बहुत सारे लोग अपनी आजीविकाओं के लिए मत्स्यन पर निर्भर है। अगर आसपास की मछलियां दूषित हो रही है, खराब हो रही है, उनका लार्वा सड़ जा रहा है, खराब हो रहा है, उनका क्षय हो रहा है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो मत्स्यन क्षेत्र है भारत का उसके समक्ष भी एक तरह से खतरा पैदा हो रहा है, ऐसा भी ये रिपोर्ट बोलती है। अगला क्या है, बेंथिक जीव। देखिए बेंथिक जीव क्या होते हैं, ऐसे जीव जो समुद्री नितल या उसके निकट आसपास जो रहते हैं। तो यहां भी ये हो रही कि जो बेंथिक जीवों की जो संख्या है उसमें कहीं ना कहीं गिरावट दर्ज की गई है। इस रिपोर्ट में ये बात निकल कर आई है। और वो क्यों है, देखिए सीधी सी बात ये है कि जो भी पारिस्थितिकी तंत्र में जो भी चीजें वहां पे जीव जंतु पादप है उन सबको जो ऑयल स्पिल हुआ है इसकी वजह से नुकसान हो रहा है, जिसमें हमने देखा कि खाद्य श्रृंखला खराब हो रही है, मछली के अंडे लार्वा खराब हो रहे हैं, बेंथिक जीव जो होता है उनको भी नुकसान वहां पे हो रहा है, उनका शरण हो रहा है। ये चीज इस रिपोर्ट में निकल कर आई है। अगला देखते हैं। हाँ, तो अगला ये है कि क्या वैश्विक स्तर पर ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि जहाजों से होने वाले प्रदूषण को कंट्रोल करती है। तो हाँ, कुछ कन्वेंशन बनाए हुए हैं, जैसे कि एक है जहाजों से होने वाले प्रदूषण की रोकथाम के लिए अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है, वो है मार्पोल कन्वेंशन। ठीक है, और भारत इसका सिग्नेटरी है, क्योंकि भारत ये वैश्विक स्तर पर जो भी चीजें होती है मैक्सिमम उनका भारत सिग्नेटरी रहता है। भारत अपने आप को एक जिम्मेदार देश मानता है। वो मानता है कि ठीक है, अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर समुद्र से जहाजों से अगर समुद्र में कोई प्रदूषण हो रहा है तो उसको रोकने की जिम्मेदारी भारत की भी बनती है। तो भारत ने इसका हस्ताक्षर किया हुआ है। तेल प्रदूषण तैयारी, प्रतिक्रिया और सहयोग पर अंतरराष्ट्रीय कन्वेंशन है एक, है ना, OPRC 1990 का, ये भी भारत इसका हस्ताक्षर करता है। और वैश्विक स्तर पर ये भी अगर समुद्र में कुछ ऐसा स्पिल हो रहा है तो उसको दिखता है।
बंकर तेल प्रदूषक क्षति के लिए सिविल दायित्व पर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन है, तो भारत ने भी इसकी अभिपुष्टि करी है। मतलब अगर बंकर से कोई तेल क्षति होती है तो उसका सिविल दायित्व, मतलब अगर उससे जो नुकसान हो रहा है उसकी भरपाई कौन करेगा, इसके लिए कन्वेंशन है और भारत भी इसका सिग्नेटरी है। अगला है राष्ट्रीय तेल रिसाव आपदा आकस्मिक योजना 1956। मतलब भारत ने खुद भी एक योजना बनाई हुई है कि हमारे जहाजों की वजह से या किसी की वजह से अगर समुद्र, हमारे आसपास के समुद्री क्षेत्र में अगर प्रदूषक फैल जाता है तो हमें उसको निपटाना है ना, उसका निपटान करना बेहतर तरीके से। तो एक बात यहां पर एक प्रीलिम्स के लिए जरूरी है कि भारतीय तटरक्षक बल जो है, इंडियन कोस्ट गार्ड, वो हमारे अगर तेल का कोई प्रदूषण होता है भारतीय समुद्री तटों के आसपास तो उससे नियंत्रण के लिए केंद्रीय कोऑर्डिनेशन प्राधिकरण यानी कि केंद्रीय समन्वयक प्राधिकरण के रूप में काम करता है भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। ये प्रीलिम्स के लिहाज से एक चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। और एक मार्पोल कन्वेंशन, ठीक है। आगे देखते हैं। तो ये हमारी 4-5 महत्वपूर्ण न्यूज थी, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल से बात करी। अब हम लोग बात करते हैं संक्षिप्त सुर्खियों की। तो पहला है हमारा इसमें H1B वीजा। देखिए हाल ही में ये न्यूज में क्यों आया H1B वीजा। अमेरिकी राष्ट्रपति जो है H1B वीजा के लिए जो फीस लगा करती थी उसको बढ़ाकर $1 लाख के आसपास कर दिया है वार्षिक शुल्क, इसलिए ये न्यूज में आया। और H1B वीजा जो है ना, एक तरह से अमेरिका का गैर अप्रवासी वीजा है और जो कुशल कामगार जो है वो विभिन्न क्षेत्रों में जो वहां पर कार्य करते हैं वो जनरली अस्थायी रूप से इसको लेते हैं और वहां काम करते हैं। जैसे कि भारत के सबसे ज्यादा अगर लाभान्वित क्षेत्र इससे कोई है तो आईटी प्रोफेशनल जो है, जो भारत से जाके अमेरिका में काम कर रहे हैं, उनको H1B वीजा लगता है, ठीक है। हाँ ये हो गया। उसके बाद क्या है, अब इसका स्पॉन्सरशिप कौन करता है। तो देखिए जो आप जिस कंपनी में काम करने जा रहे हो, जिस नियोक्ता के पास आप काम करने जा रहे हो, वो स्पॉन्सरशिप करता है। वो ये बोलता है कि हाँ ये हमारे यहाँ काम कर रहा है, ऐसा कुछ लिख के देते होंगे कि इसको H1 वीजा प्रोवाइड कर सको, ताकि एक अवैध अप्रवासियों की समस्या है वो भी ना हो वहां पे। शुरुआत में ये 3 साल के लिए वैध होता है और इसको फिर आगे 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है। ऐसी बात H1 वीजा के बारे में। अगर वार्षिक समय सीमा की बात करें, वार्षिक सीमा की बात करें कितने जारी किए जाते हैं, तो लगभग 65,000 वीजा जारी किए जाते हैं। और एडवांस डिग्री, अगर कोई हायर डिग्री वाला है तो इसके अतिरिक्त 20,000 वीजा और जारी कर सकते हैं। तो भारतीय जो लोग हैं वो इसके बड़े लाभार्थी हैं। तो अब ये बात चलने लगी है कि जो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कदम उठाया, कहीं ना कहीं भारत के जो आईटी प्रोफेशनल्स हैं या फिर इंजीनियर हो गए, चिकित्सा पेशेवर जो हो गए, उनको ये नुकसान पहुंचाएंगे। क्योंकि $1 लाख मतलब अपने आप में अगर इसको कन्वर्ट करें 80 भी मान के तो 80 लाख रुपए सालाना होता है और बहुत बड़ी रकम होती है 80 लाख रुपए, है ना। तो ये H1B वीजा के बारे में थोड़ा ध्यान रखिए। अब एक इंडिया एआई मिशन है, इसको तो हमने काफी बार डिस्कस किया है। तो हाल ही में क्या हुआ कि इंडिया एआई मिशन के तहत ये बात करी जा रही है कि देश भर में लगभग 500 डाटा लैब्स जो है वो स्थापित की जाएगी। तो अभी जो हमें ध्यान रखना है वो ये है कि इंडिया एआई मिशन क्या है, 2024 में मेईती जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, उसके द्वारा इस योजना को शुरू किया गया था ताकि भारत में जो एआई है उससे संबंधित इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जा सके और एक पारिस्थितिकी तंत्र बनाया जा सके एआई को लेके, है ना। तो लक्ष्य क्या है, कंप्यूटिंग तक सबकी पहुंच हो, डेटा की गुणवत्ता बढ़ानी है हमें, साथ साथ में स्वदेशी एआई क्षमताएं विकसित करनी है, एआई इनोवेशन को भारत में बढ़ावा देना। कार्यान्वयन कौन कर रहा है, एक एजेंसी बनाई गई है एआई इंडिया एआई, जो कि मेईती के अंतर्गत ही काम करते हैं और एक स्वायत्त व्यवसायिक प्रभाग है, मतलब उसमें जो इंडस्ट्री है उनकी भी भागीदारी है। तो कहीं ना कहीं हम एआई का बढ़ावा भारत में देने के लिए और एआई से संबंधित इनोवेशन और एआई जो है वो भारत के लोगों के लिए कैसे लाभदायक हो सकता है, उन सब के लिए हमने इसको शुरू किया। 7 स्तंभों पर आधारित है ये। उसमें से कुछ की बात करें तो इंडिया एआई इनोवेशन सेंटर हो गया, इंडिया एआई कंप्यूटिंग क्षमता इत्यादि हो गया, है ना। आगे बात करते हैं, एक संस्थान न्यूज में आया है, उसका नाम है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, है ना। तो देखिए न्यूज में क्यों आया, तो आरबीआई जो है, आरबीआई के जो गवर्नर है, उन्होंने ये बोला कि भारतीय रुपए का अगर अंतरराष्ट्रीयकरण के लिए सीसीआईएल जो है पारंपरिक डॉलर रुपया फ्रेमवर्क निपटान प्रणाली के तहत विकल्पों को पता लगाने का आग्रह किया है। मतलब उन्होंने ये बोला है कि भारत का जो रुपया है वो इंटरनेशनल स्तर पर ज्यादा ट्रांजेक्शन उसका हो सके या उसको उपयोग किया सके, इसके लिए सीसीआई को बोला कि आप इस मामले में रिसर्च कीजिए कि क्या कर सकते हैं हम लोग। ये सिंपल सी न्यूज है।
तो CCIL क्या है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना 2001 में की गई थी। तो ये क्या है, मुद्रा और सरकारी प्रतिपूर्ति जो होती है बाजारों में विश्वसनीय क्लियरिंग और निपटान सेवा प्रदान करने, मतलब जैसे कि बैंक में गए है ना, आप वहां से पैसा निकाल रहे हो, पैसा जमा कर रहे हो, तो क्लियरिंग और निपटान जो सुविधा है वो CCIL उसके पीछे काम करता है, उन सारी चीजों को देखता है ना। क्लियरिंग क्या होता है, यह लेन देन के विवरणों की पुष्टि करने की प्रक्रिया होती है। निपटान क्या होता है, वह प्रक्रिया जब मुद्रा और प्रतिभूति का वास्तविक लेन देन होता है उसको निपटान बोलते हैं, है ना। महत्व क्या है इसका, देखिए ये देश के किसी भी वित्तीय संरचना जो होगी उसके लिए महत्वपूर्ण काम है इसका। तो प्राणीगत रूप से महत्वपूर्ण वित्तीय बाजार अवसंरचना है, इसे RBI ने ऐसा बोला है कि ये जो है हमारे वित्तीय बाजार के लिए ये जो संस्थान है ये काफी महत्वपूर्ण है ना। तो RBI की जो भुगतान निपटान प्रणाली है, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 के तहत इसको विनियमित किया जाता है CCIL को। ये थोड़ा ध्यान रखने की जरूरत है कि CCIL को किसके तहत विनियमित किया जाता है, तो 2007 का एक एक्ट है भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, उसके तहत किया जाता है, ठीक है। इसकी भूमिका क्या है, देखिए भूमिका एक सेंट्रल काउंटर पार्ट्स के रूप में ये कार्य करता है, जिसका अर्थ ये कि अगर कोई एक पक्ष जो है वो भुगतान या फिर क्लियर करने में डिफॉल्ट हो जाता है तो ये उससे जुड़े चीजों को ये संस्थान जो है CCIL ये देखता है। मान्यता अगर बात करें तो RBI ने इसको बोला है कि क्वालिफाइड सेंट्रल काउंटर पार्ट्स का दर्जा इसको दिया हुआ है। आपको सिंपल सी लैंग्वेज में ध्यान रखना है, अगर प्रीलिम्स के हिसाब से एक तो एक्ट है 2007 का, उसके तहत ये कार्य करता है। RBI के ने इसकी स्थापना 2001 में करी थी और ये भुगतान और निपटान प्रणाली है वो सुचारू रूप से चल सके इस देश में, उसके लिए ये संस्थान काम करता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे FCRA एक एक्ट है, विदेशी हस्तांतरण विनियमन अधिनियम 2010 का, उसके तहत। तो देखिए क्या है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक आलोचना करी है केंद्र सरकार की, और आलोचना इसलिए करी क्योंकि केंद्र सरकार ने कुछ NGO थे उनको इस पंजीकरण का जो नवीनीकरण होना चाहिए इस एक्ट के तहत। देखिए ये एक्ट जो है ये बोलता है कि जितने भी NGO भारत में काम कर रहे हैं उनका पंजीकरण का नवीनीकरण होना चाहिए। तो केंद्र सरकार ने ऐसे 2 NGO को मंजूरी नहीं दी थी, तो उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार की आलोचना करी। तो हमारे यहाँ जितना भी है उसमें देखते हैं कि FCRA अधिनियम वास्तव में क्या है। तो इसकी धारा जो है 7 वो न्यूज में है ना, मतलब धारा 7 ही ये बोलती है कि जो NGO है उनका एक अनिवार्य पंजीकरण होना चाहिए, साथ साथ में उस पंजीकरण का नवीनीकरण भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक बार आपने ले लिया पंजीकरण तो फिर खत्म नहीं हो पाएगा। तो अगर इस एक्ट की बात करी जाए तो इस एक्ट का नोडल मंत्रालय है केंद्रीय गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री जो हो गया। अगर NGO को कोई भी विदेश से फंडिंग आ रही है ना, तो उसको विनियमित करना है, उसकी निगरानी करना है, तथा अगर राष्ट्रीय हितों को कोई नुकसान पहुंचाने वाली ऐसी गतिविधि में संलिप्त है कोई संस्थान, तो उसके पंजीकरण को रद्द कर देना है, साथ साथ में जो फंडिंग आ रही है उसको रोक देना है। ये इस एक्ट के तहत ये बात करी गई, क्योंकि ये बहुत पहले ऐसे IB की और CBI की रिपोर्ट आई थी कि बहुत सारे जो विदेशी लोग होते हैं, विदेशी सरकारें होती हैं, वो भारत के NGO को फंडिंग करती है, और जो NGO है फिर वो भारत में कोई भी विकासात्मक गतिविधियां उसके खिलाफ लगभग वो करते हैं, हड़ताल प्रदर्शन करते हैं, ताकि भारत के जो विकास है उसमें उसको अवरुद्ध किया जा सके। तो उसको बेहतर विनियमित करने के लिए एक्ट सरकार के द्वारा लाया गया था। धारा 7 यही बोलती है कि अगर कोई संगठन है, कोई व्यक्ति है, अगर इस अधिनियम के तहत उसको कोई विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई, तो ये है कि अगर जिसको भी A को अगर प्राप्त हो रही है तो A जो है उस विदेशी फंडिंग को B को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसा धारा 7 में बोला गया है। कोई भी संगठन, कोई भी व्यक्ति हो गया, अगर उसको विदेशी फंडिंग प्राप्त हुई है तो वो आगे ट्रांसफर नहीं कर सकता, ऐसी धारा 7 में बात की गई है। हालांकि इसका अपवाद ये है कि अगर कोई अनिवासी भारतीय है ना, अगर वो करना चाहे तो वो इसको ट्रांसफर कर सकता है ना, उसकी बात नहीं हम लोग यहाँ पे अपने जो भी उसका बैंक खाता है उसका उपयोग करके वो ये चीज कर सकता है। तो मतलब एक तरह से यही है कि हमारे देश की जो सुरक्षा है वो बेहतर तरीके से हो सके, उसके लिए जो विदेशी फंडिंग है उसको बेहतर तरीके से रेगुलेट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे एक थोड़ी सी टेक्निकल न्यूज है, फेंटेनाइल। क्या है फेंटेनाइल? तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसने फेंटेनाइल में काम करने वाले कच्चे रसायनों की तस्करी से जुड़े जो कुछ लोग थे उन पर वीजा का प्रतिबंध लगा दिया। तो वो तो ठीक है, बट हमारे लिए न्यूज ये कि फेंटेनाइल वास्तव में क्या है। देखिए फेंटेनाइल क्या है, एक सिंथेटिक
ओपियोइड है। तो क्या है, इसका उपयोग जनरली किया जाता है दर्द निवारक दवाइयों के उपयोग के लिए, या फिर एनेस्थीसिया जब किसी का ऑपरेशन वगैरह किया जाता है तो उसको एनेस्थीसिया दिया जाता है। तो एनेस्थीसिया में किया जाता है, ये दर्द निवारक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि जो मॉर्फिन होता है उससे लगभग 100 गुना, और हीरोइन जो होती है जो ड्रग्स के रूप में उपयोग होता है उससे 50 गुना अधिक शक्तिशाली होता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका अभी क्या कर रहा है, वहां के जो राष्ट्रपति बार बार बोलते हैं कि हमें ड्रग्स पर नियंत्रण करना है हमारे यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं उससे जुड़ा हुआ ये मामला है ना। अब स्वास्थ्य पर इसका क्या प्रभाव होता है, देखिए ये मस्तिष्क की जो कार्य प्रणाली है उसको कहीं ना कहीं बदल देता है, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसकी लत लग जाती है। ड्रग्स के साथ हमेशा यही होता है, शुरुआत में लोग मजे मजे में लेना शुरू करते हैं, फिर उसके बाद उसकी लत लग जाती है और स्वास्थ्य पे बहुत नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, जैसे कि सुस्ती होती है, दृष्टि बाधा, आंखें भी खराब हो सकती है। तो इसका उच्च मात्रा में सेवन करने से प्राण घातक स्थितियां भी उत्पन्न हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। ये हर किसी ड्रग्स के साथ ऐसा ही है कि अगर किसी भी चीज का आप अत्यधिक मात्रा में उपयोग करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपकी मृत्यु तक हो सकती है। तो फेंटेनल के बारे में याद रखिएगा, क्या है, एक सिंथेटिक ओपियोइड है जिसका उपयोग दर्द निवारक और एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र समिति 1267, तो ये क्या है, देखिए हाल ही में जो पाकिस्तान है और चाइना ये चाह रहे थे कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और मजिद ब्रिगेड जो है उनको इस समिति के अंतर्गत पंजीकृत कराकर और उनको प्रतिबंध किया जाए, परंतु अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन ने उसके इस प्रयास को रोक लिया। तो हमारे काम का ये है कि ये समिति क्या है, UN 1267 समिति, ये बार बार न्यूज में रहती है। जब भी कोई आतंकवादी घटना तालिबान, अलकायदा से संबंधित आती है उसको न्यूज रहती है। तो इसका गठन 1999 में किया गया था। तालिबान, अलकायदा और उनके सहयोगी जो हैं उनमें जो काम कर रहे हैं उन व्यक्तियों के ऊपर या उस समूह के ऊपर निगरानी करने के लिए इस समिति को बनाया गया था, या फिर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं वो प्रतिबंध इन्फोर्स हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं उनकी निगरानी करने के लिए इस समिति को बनाया गया था। ठीक है, अब ये बोला कि इसको फिर बोलते हैं ISIS या फिर अलकायदा प्रतिबंध समिति, भी इसका एक नाम है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य जो होते हैं, स्थायी सदस्य 5 होते हैं, अस्थायी सदस्य 10 होते हैं, वो सारे के सारे इसके मेंबर होते हैं। तो आपने लिखा अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, जो ये वीटो पावर देश है, इन्होंने उसको अवरुद्ध कर दिया। ठीक है, मुख्य कार्य क्या है इसका, जो प्रतिबंधित संगठन है और व्यक्ति है उनकी संपत्ति जो है उसको फ्रीज कर दो, साथ साथ में अगर उनको कोई यात्रा कर रहे हैं तो यात्रा पर प्रतिबंध लगा दो, या फिर कोई हथियारों के लेन देन कर रहे हैं उसको फ्रीज कर दो ताकि उसकी मूवमेंट जो है वो कम हो जाए और वो आतंकवाद को और बढ़ावा ना दे सके। तो ये समिति किससे संबंधित है, आतंकवाद नियंत्रण से थोड़ी संबंधित है। अगली न्यूज देखते हैं क्या है। अगली न्यूज है हमारी भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार, नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया। तो देखिए हाल ही में एक समिति की बैठक हुई है, राष्ट्रीय अभिलेखागार ने राष्ट्रीय अभिलेखपाल समिति जो है उसकी 50वीं स्वर्ण जयंती थी के अवसर पर एक बैठक आयोजित करी। तो ये जो संस्थान है, ये हमारा न्यूज में कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार वास्तव में क्या है। तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार के जो पेशेवर अभिलेखपाल जो होते हैं उसका एक तरह से अखिल भारतीय संगठन है जिसकी स्थापना 1953 में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, इसके जो महानिदेशक होते हैं वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। एक महानिदेशक होता है जो कि इस संगठन की अध्यक्षता करता है ना। अब आर्काइव्स क्या होते हैं, जो भी अगर कोई ऐसा पत्र हो गए, कोई ऐसी चीज हो गई जो कि नेशनल इंपॉर्टेंस की है, तो उसको संरक्षित करने का एक काम करता है। जैसे कि दिल्ली में भी नेशनल आर्काइव, उसमें अंग्रेजों के जमाने के कोई लेटर अगर इधर उधर रखे होंगे तो उनको संरक्षित करके रखा गया है, जो कि एक राष्ट्र की संपत्ति के रूप में जनरली काम करते हैं ना। आगे देखते हैं और क्या है इसमें। और बात बताई गई है कि राष्ट्रीय अभिलेख, देखिए अगर ओरिजिनली बात किया जाए तो 1891 में कोलकाता में इंपीरियल रिकॉर्ड्स डिपार्टमेंट जो स्थापित किया गया था उसका ही विकसित रूप है एक तरह से, और ये केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय जो है उससे संबंध कार्यालय उसके अंतर्गत ये कार्य करता है। अवस्थित दिल्ली में। अगर क्षेत्रीय कार्यालय की बात करी जाए तो भोपाल में 3 रिकॉर्ड सेंटर है जहां पे ये चीजें रखता है, भुवनेश्वर, जयपुर और पौंडीचेरी, है ना।
महत्वपूर्ण और स्थायी मूल्य वाले, जैसे मैंने आपको बताया, अभिलेखों को संरक्षित करना है, जिनमें सार्वजनिक अभिलेख हो सकते हैं, निजी दस्तावेज हो सकते हैं, या पाच्य अभिलेख मतलब पुराने टाइम के जो अंग्रेजों के टाइम के अभिलेख है वो, मानचित्र संबंधी कोई बात हो सकती है उसको देखना, या फिर कोई माइक्रोफिल्म है जो कि काम की है उसको संरक्षित करना। मतलब जैसे कि हम बात करें कि ब्रिटिश के आने के पहले भारत का नक्शा क्या था, तो वो आपको आर्काइव्स में मिल जाएगा। 1857 की क्रांति के बाद भारत की क्या स्थिति थी राजनीतिक रूप से, वो आपको वहां मिल जाएगी। 1950 में भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी, ये सब आपको आर्काइव्स में मिल जाएगा। ठीक है। अध्यक्षता भारतीय खली में डायरेक्टर जनरल के द्वारा की जाती है। और यहाँ ये एक एक्ट और है, लोक अभिलेख अधिनियम 1993 और लोक अभिलेख नियम 1997 को लागू करने के लिए भी यही जो संस्थान है, राष्ट्रीय अभिलेखागार, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार या फिर इसके डायरेक्टर जनरल उत्तरदायी है। ठीक है। तो बस इस संस्थान के बारे में ध्यान रखिए। प्रीलिम्स के काम का इतना ही है आपके। प्रीलिम्स में जनरली आता है कि इसकी स्थापना कब की गई, कौन इसके अध्यक्ष है, मुख्य कार्य तो नाम देख के भी आ रहा है कि नाम क्या है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ। ठीक है। अब एक प्राचीन बंदरगाह है, उसको न्यूज में आया है, उसका नाम है पंपुआर, कावेरी पट्टनम भी उसका नाम है। तो देखिए क्या है कि पंपुआर के तट पर 2 दशकों से अधिक समय के बाद समुद्र के अंदर पुरातात्विक सर्वेक्षण शुरू किया गया। मतलब वहां पे कुछ पुरातात्विक गतिविधियां शुरू हुई है इस ये जो आपका बंदरगाह इसके आसपास। तो सबसे महत्वपूर्ण अगर न्यूज है तो ये है कि ये प्राचीन एक चोल बंदरगाह है, ये सबसे महत्वपूर्ण न्यूज है आपकी इसमें। और तमिलनाडु में कावेरी नदी का जो मुहाना है वहां पर स्थित है। और ये जो फुम्पुआर है ये चोल साम्राज्य की दूसरी राजधानी था। ये सबसे महत्वपूर्ण है, एक आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यही प्रीलिम्स के काम का है। अब आप ये देखिए, चोल काल में जो बंदरगाह रहे हैं भारत में, उसके बारे में यूपीएससी सवाल पूछता रहता है। तो आप चोल काल में और कौन कौन से बंदरगाह थे एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा, महत्वपूर्ण जो बंदरगाह थे। अब जो बंदरगाह है वो किस काम में आएंगे, व्यापार करने के काम आएंगे, इससे ज्यादा क्या काम आएंगे ना। तो इस बंदरगाह से देखा जाए तो मोती, मसाले और वस्त्रों का निर्यात किया जाता था या उसके लिए प्रसिद्ध था। ठीक है। और ऐसा माना जाता है कि जो पंपुआर जो है वो समुद्र में डूब गया था, और इसका विस्तृत उल्लेख एक तमिल महाकाव्य है, ये भी महत्वपूर्ण है, मणिमेखले। कभी ये अगर आएगा करंट अफेयर में तो देखेंगे संगम कालीन जो साहित्य है उसमें काफी सारी महत्वपूर्ण बातें लिखी गई हैं। तो मणिमेखले जो है एक तमिल महाकाव्य जिसकी रचना की थी सत्यनारायण ने। इस मणिमेखले में इसका विस्तृत उल्लेख मिलता है, किसका, पंपुआर बंदरगाह का। तो यहां तो सबसे महत्वपूर्ण है कि चोल बंदरगाह था जो कि तमिलनाडु में कावेरी नदी के मुहाने पर स्थित है, और चोल काल में ये दूसरी राजधानी हुआ करता था। ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। ताकि चोल काल में और कौन से बंदरगाह है एक बार कमेंट में बताइएगा। तो ये हमारी जितनी भी संक्षिप्त सुर्खियां थी वो हमारी खत्म हुई। अब एक स्थल है न्यूज में एस्टोनिया, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो एस्टोनिया है जिसकी राजधानी है टॉलिन। ठीक है। और ये है आपका एस्टोनिया, इसकी राजधानी। इसके बारे में सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करी जाऊं तो मैं ये बोलूंगा कि ये बाल्टिक क्षेत्र में या फिर बाल्टिक देश है। न्यूज में क्यों आया थोड़ा सा देखते हैं। देखिए हाल ही में यूक्रेन और रूस के बीच में टसल चली रही है। तो ऐसा हुआ कि रूसी विमान अभी एस्टोनिया के हवाई क्षेत्र के ऊपर उड़ते हुए पाए गए। अब एस्टोनिया जो है वो नाटो जो है उसका सदस्य है। तो उसने नाटो देशों से सलाह मांगी कि क्या किया जाए अब ना। तो भौगोलिक अवस्थिति की बात करें तो उत्तरी यूरोप का एक बाल्टिक देश है। बाल्टिक देश 3 है, एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया। ये थोड़ा सबसे इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखिए प्रीलिम्स के लिहाज से, है ना। स्थलीय सीमा अगर बात करें जाए तो उसके पूर्व में रूस है और दक्षिण में लातविया है ना। और ऊपर में तो खाड़ी है इसके, ना, फिनलैंड की खाड़ी इसको कह सकते हो। उत्तर में फिनलैंड की खाड़ी है और पश्चिम में बाल्टिक सागर है। ये देख लीजिए, ये फिनलैंड की खाड़ी हो गई इसके यहाँ पे, और पश्चिम में ये बाल्टिक सी हो गया। ठीक है। बाकी दक्षिण साइड में लातविया और पूर्व में रशिया। और इसकी भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो भौगोलिक विशेषता है इसकी, एस्टोनिया के कुल भूभाग का लगभग 22% हिस्सा जो है दलदली है और पंखयुक्त बॉन्स जो है वो होता है। सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो सुर मुनामेगी है, और सबसे लंबी की बात करें तो वाहडू है, बोहेडू है ना। सबसे महत्वपूर्ण बात इसके बारे में ध्यान रखनी है वो है कि ये क्या है, एक बाल्टिक देश है। और कौन बाल्टिक है, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, ये 3 देश है। ठीक है। तो ये जितना भी था आज हमने इसका सारा एनालिसिस किया। 5 प्रमुख न्यूज थी, कुछ संक्षिप्त सुर्खियां थी,
और एक स्थल जो वो न्यूज़ में। तो आज हमने ये सारा डिस्कशन किया। उम्मीद है आपकी तैयारी में लाभदायक ये सेशन होगा। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ कि जैसे कि आप लोग जो बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने चाहिए हर टॉपिक के साथ में, एक्चुअली वो हर बार संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि ऐसा तो नहीं है कि हर टॉपिक से ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हो, और हमारे जो टॉपिक रहते हैं वो थोड़े करंट बेस्ड भी रहते हैं। तो इनसे आने की संभावना ज़्यादा है भविष्य में, बट कभी भी ऐसा पॉसिबल होगा, कोई भी फैकल्टी ये चाहेगा कि हाँ, उससे रिलेटेड या उस प्रकार के कोई क्वेश्चन आए तो आप लोगों को वो दिखाया जाए, और हम हमारी साइड से ये कोशिश करेंगे हर सेशन में दिखाने की। ठीक है? तो बाकी आप देखते रहिए विज़न आईएएस को। थैंक यू सो मच।